हेलो माय 10 CBSE स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सबको डर लगता है। कॉन्फिडेंस लगभग सबका थोड़ा कम होता है। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस, स्पेशली वो पेपर्स जो CBSE ने खुद रिलीज़ किए हैं अपनी ही वेबसाइट पर। यस, CBSE ने टोटल 30 सैम्पल पेपर्स रिलीज़ किए हैं फॉर द बोर्ड 25-26। वन बाय वन यू हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज पेपर्स। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारे पेपर्स अच्छे से कर लोगे तो आपका स्कोर कहीं नहीं जाने वाला, आपके पास आने ही वाला है। नाउ द थिंग इज दैट टुडे in this video I shall be recording the important questions of sample paper 4। सैम्पल पेपर 4 जैसे कि हर क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस होते हैं, बट मैंने हैंड पिक किया है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को जो मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, क्योंकि उनका रिलेवेंस डायरेक्टली NCERT से नहीं है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए ताकि आपको पता चले कि इस वीडियो में कौन कौन से क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं। तो प्लीज़ टेक दी स्क्रीनशॉट। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन रेफर दिस वीडियो। एंड बिसाइड्स, हर स्क्रीन पे कॉर्नर में आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिखेगा, तो अकॉर्डिंगली आप अपने डाउट के लिए उस वीडियो को, उस पर्टिकुलर क्लिप को रेफर कर सकते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं विथ आवर क्वेश्चन नंबर 3 of the sample paper 4. Question number 3, it states that if 3x plus 4y, if 3x plus 4y is 2, इस 2 को हम अपॉन करके लिखेंगे, x plus 2y is equal to 9/4। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। Then they are asking us to find the value of 3x plus 5y upon 3x minus y। ये हमें find करना है। Okay, so in order to begin with we shall cross multiply the ratio which are given। इसे जब cross multiply करेंगे, let's see क्या मिलता है। 9x plus 2y, 4 3s are 12x, 16y, 9x, 18y। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन किया है। एक्सेस को एक साथ रखते हैं और y एक साथ रख दिए। 3x का वैल्यू मिला हमें इक्वल्स टू 2y। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो रेशियो उन्होंने हमें दिया था उसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें 3x की वैल्यू मिलती है एज इक्वल टू 2y। अब हमें जो फाइंड करना है उसे देखिए, इट इज़ 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस y। तो यहाँ पर जो 3x है उसकी जगह पर आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो 2y को। ओके, तो जो फाइंड करना है उसे दोबारा लिखती हूँ मैं। हमें फाइंड करना था 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस y। 3x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 2y को, 2y प्लस 5y अपॉन अगेन 2y माइनस y। अभी यहाँ पर सब y के टर्म्स में है तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7y अपॉन 1y, y कट हो गया and answer is 7 upon 1, so the ratio is 7:1। ये एक MCQ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 एक MCQ था जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और आंसर आया 7:1। आपको क्विकली ये रफ वर्क में करना होता है जब एग्जाम में आता है, एंड you will find the answer as 7:1। now let's proceed to our next question, question number 6। सी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन आएगी जो आपको थोड़ा डिस्करेज कर देगी। इस क्वेश्चन में ऐसे तो कुछ नया नहीं है, बट एक ऐसी स्टेप आएगी जब आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा 2/3 का।
इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, ओके, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ऐसे केस में हम क्या करें वो मैं आपको पहले एडवांस में बता देती हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 कैसे निकाला जाता है। वो बताने के बाद में हम ये क्वेश्चन रीड करेंगे और उस वक्त मैं डायरेक्टली √2/3 का स्क्वायर रूट का वैल्यू वहाँ पर डाल दूंगी, ओके। तो इस क्वेश्चन का जो प्री वर्क है वो मैं आपको पहले से समझा देती हूँ। सी, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिसका आपको डेसिमल में पता होना चाहिए क्या होता है, डायरेक्टली मतलब क्लियर होना चाहिए, जैसे कि 1/3 इज नथिंग बट 0.33333। उसी तरह 2/3 की जो वैल्यू होती है ये होती है 0.666 एंड सो ऑन। इस वजह से मैं 2/3 को अगर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दूं तो मैं बोल सकती हूँ दैट 2/3 इज नथिंग बट 0.6667। ये लास्ट में जो 7 आया है वो राउंड ऑफ होकर आया है, फाइन। तो मैंने आपसे अभी तक यही बताया कि 1/3 का डेसिमल वैल्यू जिस तरह से हमको पता होता है 2/3 का भी डेसिमल वैल्यू आपको पता होना चाहिए, फाइन। अभी इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें? अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 2/3 का, इसका मतलब मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 0.6667 का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अभी यूज़ करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में इस तरीके से पेयर्स बनाए जाते हैं, आप जानते हो। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना अभी तक क्लियरली नहीं आता है। सो हम इस सम के मदद से इसको दोबारा सीख लेते हैं। पहले ये टेबल बनाया 0.6667, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मुझे। नाउ टू बिगिन विथ 0 0 0, इसको पहले ख़त्म करते हैं। मैं ब्रॉडली ऐसे सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को कि सबसे पहले एक स्टेप रहता है टेबल ऑफ स्क्वायर का, ओके, TOS यानी कि टेबल ऑफ स्क्वायर, जो मैंने अभी किया 0 0 0, ये है टेबल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद का स्टेप है एडिशन, उसके बाद का स्टेप है खाली बॉक्स, ब्लैंक स्पेस, उसके बाद का स्टेप है सब्ट्रैक्शन, उसके बाद का स्टेप है डाउन एरो, और फिर वापस से आ जाएगा टेबल ऑफ स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिए, पहले क्या है टेबल ऑफ स्क्वायर, फिर क्या करना है एडिशन, फिर क्या करना है ब्लैंक बॉक्स, फिर माइनस एंड देन डाउन एरो। बारी बारी से इसको करते जाएंगे तो एक एक राउंड खत्म होता जाता है। तो चलो शुरू करते हैं स्क्वायर रूट निकालना। 0 0 0, ये TOS हुआ। अभी एडिशन करने का काम है। किसे ऐड करना है? जो कोशेंट आप यहाँ पर लेकर आए हो वही यहाँ ऐड होता है, ओके, वही यहाँ ऐड होता है। तो 0 + 0 विल गिव मी 0। आफ्टर 0 द नेक्स्ट स्टेप इज ब्लैंक बॉक्स, यानी यहाँ पर खाली जगह वो बना दी मैंने खाली जगह। ये खाली जगह एक नए नंबर के लिए है जो राउंड खत्म होने के बाद में वहाँ पर फिल होगा, ठीक है। ब्लैंक बॉक्स आ गया। देन क्या है सब्ट्रैक्शन, 0 - 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 0 ही आएगा। ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाता है। सब्ट्रैक्शन के बाद में अगला स्टेप क्या है डाउन एरो, यानी कि ये ड्रॉप डाउन होगा अपना नया नंबर, ये 66, ओके, ड्रॉप डाउन हो गया। अभी वापस क्या करना है हमें टेबल ऑफ स्क्वायर। टेबल ऑफ स्क्वायर यानी कि आपको 66 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लाइए जो जिसका स्क्वायर इसके क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल 8 8 टेबल ऑफ स्क्वायर चाहिए हमें, इसलिए हम लेंगे 8 8 इट इज 64। 64 इज वेरी क्लोज टू 66, सो हमने लिया 8 ब्लैंक स्पेस में। तो ये TOS का स्टेप है टेबल ऑफ स्क्वायर। 8 8
64। हमने TOS किया, अभी एडिशन करेंगे। यहाँ 8 है ना, आप 8 क्वेश्चन लेके आए, 8 ही ऐड होता है। 16 एडिशन का स्टेप हो गया, खाली जगह हो गया सब्ट्रैक्शन, यहाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2। सब्ट्रैक्शन के बाद में डाउन एरो, यानी 67 आएगा नीचे। नाउ ब्लैंक स्पेस में वापस किसी नए नंबर को लाना है कि जिसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो इट शुड बी क्लोज टू 267. फॉर एग्जाम्पल आई डिसाइडेड दैट आई शुड ब्रिंग 2 ऑन द ब्लैंक स्पेस। अगर मैं 2 लेती हूँ 162, तो मुझे मल्टीप्लाई भी 2 से ही करना है क्योंकि ये टेबल ऑफ स्क्वायर है। तो मुझे मिला 324। 324 तो इससे बड़ा हो जाएगा, फिर आप सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे? इसका मतलब 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 2 से बड़ा नंबर आ रहा है, इसलिए आपको 2 से छोटा नंबर यानी कि 1 ही यहाँ लेना पड़ेगा। सो 161 1 जा टेबल ऑफ स्क्वायर, 161 1 जा 161। अभी वापस से एडिशन, ब्लैंक स्पेस, सब्ट्रैक्शन एंड डाउन एरो। हमें आगे और इसको करना नहीं है क्योंकि हमें डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 पेयर्स चाहिए, तो आई एम जस्ट लिमिटिंग इट टू 0.81। बट चाहे तो वो और आगे आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये तो NTNR नंबर था, सॉरी NTR नंबर था। सो हियर आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अभी तो मैंने सम पढ़ा ही नहीं है, मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 आया तो आपको करना क्या है। ओके क्योंकि किसी स्टूडेंट्स के बेसिक्स में भी थोड़ा इश्यू होता है, तो इसलिए मैंने ये क्लियर किया। तो अभी तक के लिए आपको ये क्लियर है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 जो है 0.81 है अप्रॉक्सीमेटली। ओके अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। A sector is cut from a circular sheet of radius 100 cm. ये एक सर्कल है, इसमें एक सेक्टर कट आउट किया गया है जिसका सेंट्रल एंगल 240 डिग्री का है, यानी ये जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल है 240 डिग्री का। इसका कट आउट किया गया है और इसकी रेडियस है 100 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये पूरा बड़ा सा मेजर सेक्टर जो है ना इसको कट कर दिया। Now they are saying the angle of the sector being 240 degree if another circle of the area same as the sector is formed। वो कह रहे हैं कि ये जो सेक्टर है जो कट किया गया, इसकी जितनी भी एरिया है, ओके इसकी जितनी भी एरिया है, सेम एरिया का एक दूसरा सर्कल बनाया गया। ओके जितना ब्लू कलर का आपको सेक्टर दिख रहा है उसी की एरिया का एक नया सर्कल बनाया गया, यानी कि यहाँ के सेक्टर की एरिया इसके सर्कल की एरिया के बराबर है। अगर ऐसा है देन इसका रेडियस कितना होगा? क्वेश्चन इज कि इसका रेडियस कितना होगा, वो है, यानी कि जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस फाइंड करना है हमें। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। सी सेक्टर की एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर थीटा
थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय, मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि सेक्टर की एरिया इस पूरे सर्कल की एरिया के बराबर है, इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर दे देते हैं. सो डू यू एग्री विद दिस? Area of sector is equal to area of circle, because this is what is given in the question. Now we will substitute the values and simplify, तो हमें r मिलना चाहिए. Okay, theta by 360 into pi r square is equal to small, यहाँ पर छोटा r square. Now substitute the value of theta as 240. आप नोटिस करोगे कि लेफ्ट और राइट दोनों में पाई है, आप उसे एलिमिनेट कर दीजिए. कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास है विच इज़ 100, और ये दोनों रिड्यूस हो सकते हैं 8 के टेबल से. इज 360, सॉरी, so if we reduce it 2 by 3 into r square is equal to, r square is given, it is 100 small r square. Okay, now 2 by 3, मुझे सिर्फ r चाहिए, ये r का स्क्वायर है. दो 100 है तो एक 100 बाहर आ जाएगा, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 वो रहता है. स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 की वैल्यू हमने शुरू में ही निकाल दी थी, इट इज 0.81. सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0.81 मल्टीप्लाई बाय 100, हेंस रेडियस इज 81. हियर वी सी दैट the value very close to 81 is B. So our answer is B. क्योंकि हमने ये रफ अप्रोक्सीमेट फिगर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाई 3 का, so we got 0.81. So here we will choose the approximate value which is close to our answer is B, 81.5. क्वेश्चन नंबर 8, ये एक MCQ है ट्रिग्नोमेट्री का. ट्रिग्नोमेट्री में इस साल के करिकुलम में से एक कॉन्सेप्ट है जो डिलीट कर दिया गया है, बट फिर भी उसके जो क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट एमसीक्यूज़ वो हमें दिख रहा है, मतलब उस कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज़ हमको मिल रहे हैं सैम्पल पेपर्स में. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट ही सिखा दूँ. वो कॉन्सेप्ट ये है दैट साइन, फॉर एग्जाम्पल साइन 40 इट विल बी इक्वल टू कॉज 50, यानी कि अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं 40 और 50 तो उनका साइन और कॉज रिस्पेक्टिवली आपस में इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल साइन 60 इट विल बी इक्वल टू कॉज 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कॉज 90 माइनस 60, ऐसे लिखना है. साइन 60 जो होता है वो कॉज 90 माइनस 60 के बराबर होता है. सो साइन 60 इज इक्वल टू कॉज 30. Likewise, we can also say about tan and cot. Tan 40 degree is equal to cot 50 degree. Or it can also be written this way. For example, tan 20 degree is equal to cot 90 minus 20. ऐसे लिख सकते हैं. उसी तरह मान लीजिए अगर मेरे पास होता sin x, तो ये किसके बराबर होता, cos 90 माइनस x. ये रूल आपको याद रखना है दैट साइन x इज इक्वल टू cos 90 माइनस x. इफ आई से साइन अल्फा then it will be equal to cos 90 minus alpha. If I say tan beta it will be equal to cot 90 minus beta. ये याद रखना है आपको. Once if you have understood this concept, we will be in a position to start this question.
चलो अभी हम क्वेश्चन रीड करते हैं. द क्वेश्चन स्टेट्स इफ cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर 0 है तो हमें क्या करना है, हमें बताना है तो साइन अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल होगा इन चारों ऑप्शंस में से, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी. ओके तो हम शुरू करते हैं कि हमें दिया क्या है. क्वेश्चन में दिया है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0. हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अगर हम रेफर करें तो उस टेबल में हम पाएंगे कि जो cos 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 0. cos 90 की वैल्यू 0 होती है एज पर आवर टेबल. इसका मतलब ये जो यहाँ पर हमें दिया है cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, इसमें अल्फा प्लस बीटा ज़रूर कितना होगा, वो होगा 90, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 होता है. ओके तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90. सो कैन आई से दैट अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस बीटा. क्या हम बोल सकते हैं? यस, क्योंकि हमने क्या किया ना, बीटा को राइट में शिफ्ट कर दिया तो हमें अल्फा की वैल्यू मिली है एज 90 माइनस बीटा. इसके बाद हम देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है. ओके हमें फाइंड करना था साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा की जो वैल्यू हमें ऊपर मिली है उसको नोट करेंगे 90 माइनस बीटा, और ये वाला माइनस बीटा अलग से है. ओके सो साइन 90 माइनस बीटा, अल्फा की जगह पर लिख दिया 90 माइनस बीटा माइनस बीटा. सो साइन 90 माइनस 2 बीटा, हमें क्या मिला अभी, साइन 90 माइनस 2 बीटा. ये माइनस बीटा ऐड हो गया. अभी हमने रूल क्या सीखा है, दैट साइन फॉर एग्जाम्पल कॉस, अगर कॉस 2 बीटा होता तो वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो फंडा मैंने आपको बताया उस हिसाब से कॉस 2 बीटा शुड बी इक्वल टू साइन 90 माइनस 2 बीटा एज पर आवर रूल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो हमें अभी हमारे पास ये है, सो आवर आंसर विल बी कॉस 2 बीटा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है बी, cos 2 बीटा. एक बार रिकॉल कर देती हूँ व्हाट वी डिड. cos अल्फा प्लस बीटा वॉज 0, हेंस वी सेड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए क्योंकि 90 का cos इज 0. सो अल्फा प्लस बीटा इज 90, हेंस द मेजर ऑफ एंगल अल्फा शुड बी 90 माइनस बीटा. उसके बाद में हमने फोकस किया जो हमें फाइंड करना था, साइन अल्फा माइनस बीटा. अल्फा को सब्सटीट्यूट किया बाय 90 माइनस बीटा, बीटा बीटा ऐड हो गए 2 बीटा. फिर हमने वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला एंगल वाला फंडा लगाया है, साइन 90 माइनस 2 बीटा शुड बी इक्वल टू कॉस 2 बीटा. होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. लेट्स नाउ कंटिन्यू विथ अ नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का. इसमें हमने सीखा है क्लास मार्क. फॉर एग्जाम्पल एक क्लास इंटरवल है 10-20, तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, 10 हमारा लोअर लिमिट है, 20 हमारा अपर लिमिट है. तो क्लास मार्क का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी कि 10 प्लस 20 अपॉन 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो क्लास मार्क मुझे मिल जाएगा 15. इससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्लास मार्क को मिड वैल्यू बोला गया है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इज 10, यानी कि जो क्लास मार्क है वो कितना है, वो है 10. एंड द विड्थ ऑफ द क्लास इज 6. विड्थ मतलब कि क्लास साइज हो गया, ओके, विच इज यूजुअली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो कितना है 6.
जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लास साइज 10 था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो 10 था, तो यहाँ पर जो क्लास साइज है वो 6 है। द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इज डैश, वो आपको पूछ रहे हैं कि लोअर लिमिट कितना होगा। ये सम वैसे तो काफ़ी सिंपल है। क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला है इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। हमें क्वेश्चन में मिड वैल्यू दी हुई है विच इज 10, ओके, अपॉन 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसका हम क्या करेंगे, इफ आई अज्यूम दैट द लोअर लिमिट इज x, तो अपर लिमिट उससे 6 ज़्यादा ही होगी क्योंकि उन्होंने दिया है विड्थ ऑफ द क्लास इज 6, तो अपर लिमिट डेफिनेटली उससे 6 ज़्यादा होगी। ये 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होता है 22x प्लस 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x इज इक्वल टू 14 एंड हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 7, जो कि हमारी लोअर लिमिट थी। सो B is the correct answer. Moving to next question, question number 15. The value of k for which the system of linear equations x plus 2y equal to 3, 5x plus ky plus 7 equal to 0 is inconsistent in. See, हमने एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने सीखा है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं या कुछ जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, कुछ कंसिस्टेंट होती हैं और कुछ इनकंसिस्टेंट होती हैं। कंसिस्टेंट तब होती हैं जब सॉल्यूशन आपको मिलता है। कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर आपको उसमें सॉल्यूशन x और y का मिलता है तब हम उसे कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। लेकिन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कब हम बोलते हैं, जब हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, ओके, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कौन से केस में होता है, जिसमें ग्राफ में 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, ओके। पैरेलल होने से वो कभी मीट ही नहीं होंगी ग्राफ में, तो हमें सॉल्यूशन मिलने वाला ही नहीं है। इस केस में द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट और वहाँ पर a1 by a2 is equal to b1 by b2 but it is not equal to c1 by c2, ऐसा कंडीशन होता है जब इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सी, पहले हमारे दोनों इक्वेशंस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 5x प्लस ky इक्वल टू -7, ये हमारे दोनों इक्वेशंस हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये इक्वेशंस जो हैं इनकंसिस्टेंट हैं बट ये वाला पार्ट तो सेम होगा, a1 by a2 शुड बी इक्वल टू b1 by b2। a1 की वैल्यू 1 अपॉन 5, b1 b2 2 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हियर यू गेट k का वैल्यू एज 10। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक MCQ है। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, then what is A18 minus A13? सी, आपको D दिया गया है, डिफरेंस जो है वो है 5। आपको फाइंड क्या करना है, A18 minus A13। We know that A18 is nothing but A plus 17D और A13 कितना होगा, A plus 12D। ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस ए माइनस 12d, ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, 17d माइनस 12d 5d हो जाएगा और d की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है विच इज 5।
So 5 multiplied by 5, answer is 25, which is option C here. Moving to next question, question number 18. इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि MCQs जो हैं उनका कुछ ऐसा है कि आप कह नहीं सकते, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स या सॉल्यूशंस बहुत क्विक होंगे। जैसे अभी इसके पहले हमने 2 क्वेश्चंस किए, वो बहुत क्विक थे, हमको फटाफट से उसका आंसर आ गया। बट इसमें कोई जहरीले नाक हो सकते हैं, आई मीन कि इसमें कुछ सम्स ऐसे होते हैं जो आपका समय लेंगे और आपके कॉन्फिडेंस को कम करेंगे, बट प्रैक्टिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। अब इस सम को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज दिस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मान लो ये जो 2 रेड डॉट्स हैं वो 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच में जो वाइट लाइन है ये इंडिकेट कर रही है कि उनके बीच का डिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा कॉमा 0, और दूसरी पॉइंट है 0 a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। हमें फाइंड करना है इनके बीच का डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो यूजुअल फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो यूज़ करेंगे। डिस्टेंस इज x2 माइनस x1 रेज टू 2 प्लस y2 माइनस y1 रेज टू 2। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहाँ पर मार्क करते हैं x1 0 is y1, x2 and this entire expression is y2। पेशेंस रखना है, हम यहाँ पर बॉक्स ब्रैकेट बनाते हैं। x2 की वैल्यू इज 0 माइनस x1। सी x1 जो है आपका बाइनोमियल है, इसके लिए एक राउंड ब्रैकेट बनाकर x1 लिखिए a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ओके, सो x2 माइनस x1 हमने लिख दिया, बॉक्स ब्रैकेट बनाएंगे, स्क्वायर देंगे। अभी प्लस, अभी किसकी बारी है? y2 माइनस y1 की बारी है। y2, यहाँ पर y2 एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा माइनस y1 यानी माइनस 0 रेज टू 2। काफ़ी लॉन्ग सा एक्सप्रेशन हो गया। अभी हमारा पहला स्टेप होगा कि जो अंदर राउंड ब्रैकेट्स हैं उनको हम ओपन करते हैं। राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इस केस में यहाँ पर इसका साइन बदलता है, माइनस a cos थीटा माइनस b साइन थीटा द होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 0 उड़ जाएगा, ओके। नाउ सी, यहाँ पर भी 0 माइनस ये आ गया। अगले स्टेप में सिर्फ आप इस 0 को मत लिखिए, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 माइनस दिस ये आ जाएगा।
हमारे पास अभी चाराए क्या है, क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस ए कॉस थीटा है, माइनस बी साइन थीटा है, द ब्रैकेट होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी एक बाइनोमियल है और होल स्क्वायर है। अगर ये सिचुएशन आई है तो हमें इन ब्रैकेट्स को एक्सपांड करना होगा यूजिंग दी आइडेंटिटीज। a प्लस बी द होल स्क्वायर है तो उसका एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी द होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बट माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर है, तब क्या करोगे, टेल मी। माइनस ए माइनस बी द होल ब्रैकेट स्क्वायर, यस, उस केस में हमें वही वाला आइडेंटिटी यूज करना है, a प्लस बी वाला, a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने क्यों रिकॉल करवाया आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हमारा पहला ब्रैकेट है उसमें दोनों टर्म्स माइनस में है, माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे a प्लस बी समझ लीजिए आप। सो a का स्क्वायर a कॉस थीटा है, ध्यान से a को भी स्क्वायर दीजिए, कॉस को भी स्क्वायर दीजिए, a कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर हो गया। अभी क्या करना है, प्लस 2ab, तो 2ab की जगह 2 इंटू दिस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा, a स्क्वायर हो गया 2ab हो गया। अब क्या करना है, b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला ब्रैकेट जो है उसे हमने एक्सपांड कर लिया। अभी दूसरे ब्रैकेट को करना है, उसमें बीच में माइनस है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा प्लस, मुझे यहाँ स्पेस कम हो रहा है, मैं नीचे ही लिख रही हूँ उसे, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस पूरे एक्सप्रेशन को ना आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ कट रहा है क्या, कुछ सेम है क्या, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। तो जो सबसे पहले आपको मिलेगा वो 2ab वाला पार्ट मिलेगा जो एकदम सेम है बट विथ ऑपोजिट साइंस, तो उसे आप कट कर दो सीधे सीधे। अभी हम फोकस करते हैं बाकी के टर्म्स पे। यहाँ पर है a कॉस स्क्वायर थीटा और वापस से यहाँ पर है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो जो a वाले टर्म्स है ना उनको आप साथ में लिखो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह भी b वाले भी बचे हैं, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक आपको अभी समझ आने लगा होगा कि अभी क्या होने वाला है। इन दोनों में a स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में फिर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की, यस इट इज 1। यहाँ पर भी आप दोनों में से b स्क्वायर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होने ही वाला है, तो बाकी d की वैल्यू अल्टीमेटली क्या बचेगी, डिस्टेंस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वाला पार्ट आपका 1 बन गया। ओके, सो और फाइनल आंसर इज d इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन C। ओके, सो शैल वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 चैप्टर नंबर 1 का है, रियल नंबर्स, बट अगेन ये वो डिलीटेड पार्ट का है जो अभी आपकी बुक में अच्छे से जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं दिए हैं। इट्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमें एक चीज़ सिखाई गई है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डिवाइडिंग 21 बाय 4, तो क्वोशंट क्या आता है, 4 5 20,
एंड द रिमाइंडर इज 1। तो आपने बचपन में सीखा होगा दैट डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बट इसे सिंबलिकली अभी बताया गया है हमें। डिविडेंड को बोला जाता है ए, ओके, डिविडेंड को बोला जाता है ए, एंड क्वोशंट यानी कि 5, क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर, डिवाइजर को बोला जाता है बी, क्वोशंट प्लस आर यानी कि रिमाइंडर। सो आप चेक करके देखिए, बी क्यू यानी 4 5s are 20 प्लस रिमाइंडर 20 प्लस 1 21 आपका डिविडेंड ही है। तो ये हम पहले से करते आ रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इसी चीज़ को नया नाम दिया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है ये, बट इसको अभी हमें सिंबलिकली ध्यान में रखना है, दैट इज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, तो सी क्या होता है कि जो आर है वो हमेशा बी से छोटा ही होता है। ओके, नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है एमसीक्यू का, व्हेन a positive integer a is divided by 3, the values of remainder can be 0, 1 और 2। अगर किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो, मान लो कि आप 19 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो आपका जो रिमाइंडर आना है 3 6 18, रिमाइंडर 1 आएगा। तो वो कह रहे हैं कि आप कोई भी नंबर ले लो, अगर उसे डिवाइड करोगे 3 से तो आपका जो रिमाइंडर है वो तो 0 आएगा, 1 आएगा या 2 ही आ सकता है। ऐसा क्यों? अरे अगर ये नंबर 3 से बड़ा होता तो हम डिवाइड कर लेते ना उसको, ठीक है, वो तो 3 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब जब ये नंबर 3 से छोटा होता है तभी ही हम डिवीजन स्टॉप करते हैं। इन अदर वर्ड्स, रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी दिस डिवाइजर, यानी कि r जो है वो हमेशा b से छोटा ही होता है। तो कंसीडरिंग दैट whenever we divide any number by 3, the remainder can be either 0, 1 और 2, यानी कि 3 से छोटे ही उसके रिमाइंडर्स होंगे। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही है जो ये चीज़ को बहुत क्लैरिफाई कर देता है, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी यहाँ पर बोला गया है कि चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो इसमें हम ए ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर 0, 1 और 2 आने का रीज़न ही यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, which states both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion. So moving now to next question, question number 21. 21 वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल आई टुक इट, मैं बताना चाहती थी, डिस्कस करना चाहती थी आपके साथ। Now the thing is that we are given a diagram of a circle with one tangent TP. आप देख सकते हो कि इस तरह का डायग्राम दिया है जिसमें TP टेंजेंट है। ये एंगल OBP 30 डिग्री है, O सेंटर है। हमें पूछा क्या गया है, ये रेड कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये एंगल का मेजर वो लोग पूछ रहे हैं, दैट इज एंगल PTB, इसका मेजर पूछा है। फाइन, तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड दिस एंगल फर्स्ट, विच इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड। ये हमको दो पार्ट्स में मिल सकता है, ये वाला एंगल पहले मिलेगा हमें, बाद में हमको रेड वाला एंगल मिलेगा। लेकिन ये वाला कैसे मिलेगा, मैं सिर्फ सम को डिस्कस कर रही हूँ, पूरी तरह से लिखूँगी नहीं मैं। वी नो दैट BO एंड OP दोनों सर्कल के क्या हैं, रेडियाई है। तो यहाँ पर आप पहले आइसोसील्स ट्रायंगल थ्योरम लगाइए, जिसकी हेल्प से आपको ये भी 30 मिल जाएगा।
ओके, ये हो गया 30। नाउ बचा हुआ ये एंगल, ये 90 ही होगा। ये 90 क्यों होगा? क्योंकि भाई ये टेंजेंट है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? पूरा एंगल P विल बी 120 डिग्री। अभी आप BPT ट्रायंगल में फोकस करिए, जो बड़ा सा बिगेस्ट ट्रायंगल है यहाँ पर। हम पाएंगे कि ये 30 मिला हमें और ये पूरा एंगल हमें 120 मिला है। तो बचा हुआ जो है वो वही एंगल है रेड कलर का जो हमको चाहिए, दैट इज एंगल T। ये होता है 150, तो बचा हुआ ये भी आपको मिलेगा 30 एंगल सम प्रॉपर्टी से। आई होप आपको समझ में आया और आप इसे प्रेजेंट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है ये। इसमें वी आर गिवन दैट वी हैव अ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में AD ऐसा है जो कि परपेंडिकुलर है, BC पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये है कि AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई बाय CD। दूसरा ये दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव कि एंगल A 90 है। ओके, एंगल A जो है वो 90 है, ये हमें प्रूव करना है। देखो इस डायग्राम के अंदर टोटल 3 ट्रायंगल्स हैं। एक है ट्रायंगल ABD, दूसरा है ट्रायंगल ADC और तीसरा है द बिगेस्ट ट्रायंगल BAC। पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो दो छोटे ट्रायंगल्स हैं ना, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों को आप सिमिलर प्रूव कर दो। ओके, ये दोनों आपस में जो है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। उसके बाद में वी कैन से, उसके बाद में हमें एंगल A के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Let's begin. See, we are given in the question that AD square is equal to BD into CD. ये दिया हुआ है, इसको मैं AD स्क्वायर को AD into AD लिखती हूँ और यहाँ पर BD into CD। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। अब आप क्या करो, एक AD को उस तरफ लेके जाओ, इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर लेके आओ। सो AD अपॉन BD, एक AD उस तरफ चला गया, CD अपॉन AD। सो ध्यान में रहे ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके, हमने सिर्फ क्या किया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को यहाँ स्प्लिट किया है और एक AD को वहाँ भेजा है। इसका मतलब वी हैव नाउ प्रूव्ड दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू CD अपॉन AD। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो AD और BD ये दोनों ABD ट्रायंगल के साइड्स हैं। उसी तरह CD और AD ये ADC के साइड्स हैं। दोनों ट्रायंगल्स में आपके पास यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी है, यानी 90 डिग्री का एंगल भी है। सो वी कैन से दैट एंगल ADB is equal to angle ADC equal to 90। तो दोनों ट्रायंगल्स में ऐसा है कि आपके पास एक एंगल 90 का है, दूसरा आपको साइड्स जो है वो प्रपोर्शन में मिल गई। Therefore both of these triangles are similar by SAS similarity test। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, पहले सिमिलर हो गए, बिकॉज वन एंगल और बाकी जो दिया था वहाँ से हमको साइड्स मिल गए। दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अभी आगे देखते हैं। If we notice now in triangle ABC and triangle
ABD, एक सेकंड के लिए पॉज करती हूँ, ब्लैंक हो गई मैं सडन। ठीक है, अभी हमें क्या करना है कि ट्रायंगल ABD और ADC ये दोनों तो सिमिलर प्रूव हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि इन दोनों में से अगर कोई भी एक अगर बिगेस्ट ट्रायंगल ABC के साथ सिमिलर हो जाता है तो एंगल AB 90 हो जाएगा। बट अभी उसे करेंगे कैसे? सी पहले ये मुझे करना था, बट पहले मैं आपको ये क्लैरिफाई कर दूं कि दोनों छोटे ट्रायंगल्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हो चुके हैं, तो उनके एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ये एंगल 90-90 ये सेम है। अगर मैं ये मान लूँ कि B एंगल जो है उसकी वैल्यू x है तो उसका करस्पॉन्डिंग ये वाले ट्रायंगल में होगा ये वाला पार्ट, तो ये भी x होगा क्योंकि सिमिलर प्रूव हो चुके हैं दोनों ट्रायंगल्स। उसी तरह अगर ये एंगल y है तो यहाँ पर ये एंगल भी y होगा। फाइन, तो अभी आप दोनों ट्रायंगल्स में देखो, हमने उन दोनों को ऑलरेडी सिमिलर प्रूव कर दिया है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में इक्वल है। अभी आप इन दोनों ट्रायंगल्स पर फोकस कर सकते हो। ABC में और ABD में आप पाओगे कि ABC जो बिगेस्ट ट्रायंगल है उसमें भी एक एंगल x है और उसमें भी एक एंगल y है, यानी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये भी आपस में AA टेस्ट से सिमिलर हो गए। अगर AA टेस्ट से ये सिमिलर हो गए इसका मतलब इसका जो बचा हुआ एंगल है एंगल A बड़े ट्रायंगल का वो 90 है। चलो इसको हम लिख के देखते हैं। अभी we will write that triangle ABC is already proved, not ABC, it is ABD. Triangle ABD is proved similar to angle ADC. I am assuming therefore angle B is equal to angle DAC as x and angle C is equal to angle BAD equals to y. Okay, y corresponding angles of similar triangles. Now in these two triangles, in triangle ABC and triangle ABD also, we find that angle ABC is equal to angle ABD because both are common angle, दोनों x है। उसी तरह angle ACB of the biggest triangle is equal to angle BAD which is y degree. ओके, तो AA टेस्ट से जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं द बिगेस्ट वन एंड ABD बोथ आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। हेंस CSCT से जो बचा हुआ एंगल है एंगल ADB जो कि 90 है हम जानते हैं, इट शुड बी इक्वल टू एंगल BAC विच इज 90। सो इस तरीके से एंगल A जो है वो 90 प्रूव हो जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 28 में हमें ये डायग्राम दिया गया है। फाइन, तो इसमें आप देख सकते हो दैट वी आर गिवन टू सेगमेंट्स पैरेलल PQ एंड AB, ये दोनों पैरेलल हैं जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। उसी तरीके से BD पैरेलल है PR के, ये भी डबल वाइट मार्किंग से हाईलाइट किया है। ओके, सो दो पैरेलल के पेयर्स हमको दिए गए हैं। हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये प्रूव करना है कि QR और AD भी पैरेलल हैं, वो दिया नहीं है। QR और AD को हमें पैरेलल प्रूव करना है। यहाँ पर मैं उसे हाईलाइट कर देती हूँ, ये है रेड कलर में हाईलाइट किया है। QR और AD को देखते हैं किस तरीके से हम पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। फॉर दिस we will have to recall BPT theorem, that is basic proportionality
थ्योरम, एक बार आपको थ्योरम याद दिला देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये अगर ट्रायंगल ABC है, यहाँ M है और यहाँ N है, अगर ये दिया गया है इफ़ कि MN इज पैरेलल टू BC, अगर ये दिया गया है, देन वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ दीज टू सेगमेंट्स, दैट इज AM अपॉन BM, it is equal to AN upon CN. So AM upon BM is equal to AN upon CN. So ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है. यहाँ पर भी हमको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सेगमेंट्स पैरेलल हैं और कौन से ट्रायंगल पर हम BPT लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अगर ब्लू वाले हाईलाइटेड पैरेलल लाइंस को देखोगे तो you will find that we can apply BPT theorem in triangle ABC. Now I'll write in triangle ABC we are given that PQ parallel to AB. Okay, this is given. Hence we can say that PC upon PB should be equal to CQ upon QA. Reason BPT. We can mark this as 1. Similarly, if I consider white highlighted parallel lines, we can see that we can apply BPT theorem in triangle BCD. Now, in triangle BCD, PR is given parallel to BD. Okay, so PC upon BP is equal to CR upon RD. Again because of BPT. Let's mark this as 2. Now if you observe very clearly in 1 and 2, you will find that we have PC upon PB in 1 and 2 as well, which if we cancel, we can find from 1 and 2, we can claim that CQ upon QA is equal to CR upon RD. ये दो रेशियोज हमें इक्वल मिल गए फ्रॉम 1 and 2. अभी आप ध्यान से देखिए CQ अपॉन QA को, CQ अपॉन QA इज इक्वल टू CR अपॉन RD. तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी अगर हम ट्रायंगल ADC में अगर कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई करें तो आपको रेड सेगमेंट्स पैरेलल मिल जाएंगे. हेंस वी विल राइट in triangle ACD, now we can claim that QR is parallel to AD because of converse of BPT. Now students, मैं काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में भी लिख रही हूँ, आपको काफ़ी डिटेलिंग करनी पड़ेगी. So let's move to our next question. क्वेश्चन नंबर 32 में दो क्वेश्चंस हैं और बीच में और है, हम वो दोनों सम्स करने वाले हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. वी आर गिवन दैट सॉल्व फॉर x. दिया गया है कि 2x अपॉन x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 24 इक्वल्स टू 0. इस क्वेश्चन में जो सैम्पल पेपर बोर्ड से आया है उसी में एक मिस्टेक है. यस, उसका आप पहले करेक्शन कर लो. मिस्टेक ये है कि ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है 2x अपॉन x माइनस 5, उसके पास में इधर 5 है जो कि प्रिंट नहीं हुआ है. ओके, तो आप उस चीज़ का करेक्शन कर लो. Now let's proceed with the solution.
ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ब्रैकेट्स लगभग सेम है, सिर्फ ये है कि इसको स्क्वायर है, इसको स्क्वायर नहीं है। अदरवाइज ये 2x अपॉन x माइनस 5 है, ये भी 2x अपॉन x माइनस 5 ही है, सिर्फ यहाँ पर स्क्वायर है। तो इस सम को हम कैसे करेंगे? वी विल राइट लेट 2x अपॉन x माइनस 5, ये जो एक्सप्रेशन है, लेट दिस एक्सप्रेशन बी a, इसको a मान लें अगर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा हो जाएगा। आप 2x अपॉन एक्स माइनस 5 को a का स्क्वायर लिख दोगे, देन प्लस यहाँ पर 5 है, इसके पास में a लिख दोगे, माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मिडल टर्म स्प्लिट कर लो, 8 और 3 स्प्लिटेंसेस होंगे, सो a प्लस 8 माइनस 3 a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो इधर a माइनस 3 इज 0 और a प्लस 8 इज 0। सो a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमें यहाँ पर a के दो वैल्यूज़ मिल गए हैं। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ a का जो वैल्यू मिला केस 1 केस 2 करके, हमने जो a को सब्सटीट्यूट किया था किससे? 2x अपॉन एक्स माइनस 5 से। तो केस 1 ले लो जिसमें 2x अपॉन एक्स माइनस 5, दिस वॉज इक्वल टू a, राइट। तो एक बार a का वैल्यू आप 3 ले लीजिए, हमें a के दो वैल्यूज मिले 3 और माइनस 8, इसको 3 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 15, सो x का वैल्यू मिला मुझे 15। इसी तरह आप केस 2 को भी करिए, अगली बार a की जगह पर आप माइनस 8 को सब्सटीट्यूट कर लीजिए, तो इस तरीके से आपको x मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। ध्यान दीजिए कि ये दोनों सेम थे, इसके लिए हमने उसे a में रीराइट किया था। नाउ क्वेश्चन 32 का ही और वाला क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ सेम नहीं दिख रहा है। सी इट इज x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x अपॉन x इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम करेंगे, x प्लस 3 माइनस बॉक्स ब्रैकेट बनाते हैं क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 माइनस x माइनस 2। मैं एलसीएम कर रही हूँ, क्रॉस किया, अभी नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 17 अपॉन 4। ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। बॉक्स ब्रैकेट में दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पहले मल्टीप्लाई होता है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट किया, यहाँ पर x और पॉजिटिव 2x दोनों ऐड होके 3x हो जाएंगे। आप अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो साइन चेंज हो जाएगी। न्यूमरेटर में पॉजिटिव 3x नेगेटिव 3x कैंसिल होता है, x स्क्वायर ऐड होकर के 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 17 अपॉन 4। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद में वो यहाँ जाएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1
जो इनका कॉमन 2 था वो यहाँ आकर 4 इंटू 2 8 हो गया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं। 17x² माइनस 2x इज इक्वल टू 8x² प्लस 1। 17x² माइनस 34x। नाउ इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में लेके आते हैं। राइट में 0 हो गया। 17 माइनस 8 9x² माइनस 34x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अभी हमें मिला है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके 9 8 जा 72 चाहिए हमें और मिडल टर्म है 34, तो हम लेंगे 36 2 जा 36 और 2 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 34। सो 36x प्लस 2x, तो मिडल टर्म स्प्लिट्स हुए 36 और 2, 9x कॉमन लिया, so here we will find that x is equal to either positive 4 or x is equal to minus 2/9। so ये दोनों x के आंसर्स हैं। so अब हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमको कोविड की याद दिलाता है। यहाँ पर बोला गया है कि ड्यूरिंग कोविड वेलनेस फॉरएवर जैसा एक मेडिकल स्टोर है, उसमें 2 तरह के मास्क की बिक्री होती है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए का जो मास्क है उसकी प्राइस है 15 रुपीज़ और टाइप बी वाला जो मास्क है उसकी प्राइस है 20 रुपीज़। तो 2 तरह के मास्क हैं, 15 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ वाला। ओके, तो उसमें अप्रैल 2020 और मई 2020 ये 2 मंथ्स में सेल के बारे में कि उन्होंने कितने टाइप का किस तरह का मास्क सेल किया है उसके बारे में ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया है द कॉस्ट ऑफ टाइप ए मास्क इज ₹15 एंड the cost of type B mask is ₹20. Now in the month of April the store sold 100 masks for which total sales was ₹1650। ये अप्रैल का मंथ है, ये टेबल मैंने बना दिया, ये अप्रैल का मंथ है। टाइप ए मास्क, टाइप बी मास्क, हमको ये बताया गया है कि दोनों का मिला के उन्होंने 100 मास्क जो हैं वो सेल कर दिए हैं। ओके, 100 मास्क सेल हुए हैं और उनकी जो इनकम हुई है वो हुई है 1650 रुपीज़। सो नंबर ऑफ मास्क इज ₹100 एंड टोटल सेल का जो अमाउंट है 1650। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मास्क ऑफ ईच टाइप वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। वो कह रहे हैं 100 मास्क तो दोनों को मिला के है ना, टाइप ए और टाइप बी का, लेकिन हमको इंडिविजुअली बताना है कि ए मास्क कितने बिके और बी कितने बिके। ओके, तो अभी इसे हम स्टार्ट करते हैं। वी विल अज्यूम लेट द नंबर ऑफ मास्क ए टाइप मास्क बी एक्स, तो ऑब्वियस है फिर बी कितने बिके होंगे, तो 100 तो टोटल थे ना, तो 100 माइनस एक्स होगा और टोटल सेलिंग की जो है सेल है दैट इज ₹1650। नाउ वी विल ट्राई टू फ्रेम एन इक्वेशन। एक्स ये वाला जो मास्क है उसकी कीमत है 15 रुपीज़, तो इक्वेशन क्या बनेगा, कितना अमाउंट आएगा 15x, और ये वाला जो मास्क है उसकी कीमत है 20 रुपीज़, सो 20 100 माइनस एक्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो
इन दोनों का जो टोटल है इट शुड बी इक्वल टू 1650। सो 15 रुपये के एक्स जो है मास्क है और 20 रुपये वाले 100 माइनस एक्स मास्क है, दोनों का सेल वैल्यू 1650। इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी। (15x माइनस 20x) तो ये हो गया -5x। 2000 राइट में जाएगा, 350 आएगा, -5x इज इक्वल टू -350। हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 70। x क्या था? x था टाइप A वाला मास्क, मतलब उसके कितने नंबर टाइप A के बिके थे। इसका मतलब ये क्लियर है कि टाइप A वाले जो थे वो 100 मास्क सेल हुए हैं, 100 मास्क सेल हुए हैं। तो मैं ये इरेज करती हूँ, सॉरी 70, टाइप A के 70 हैं, तो बचे हुए B के कितने होंगे? 30 मास्क। पहले हमने x के टर्म्स में लिखा था, अभी हमारी प्रॉपर वैल्यू आ गई कि कितने मास्क बिके थे। फर्स्ट में ही दूसरा सब क्वेश्चन है, इफ द स्टोर हैड सोल्ड 50 मास्क ऑफ ईच टाइप व्हाट वुड बी द सेल्स। एक्चुअल सेल्स जो है 70 और 30 ही हुई है, बट दे आर सिंपली आस्किंग यू कि मान लो 70-30 ना होके दोनों टाइप के मास्क की बिक्री 50-50 हुई होती तो सेल डेफिनेटली ये अमाउंट तो नहीं आएगा। तो सेल्स कितनी होगी? तो 50 मास्क होते 15 रुपए वाले और 50 मास्क होते 20 रुपीज़ वाले। लेट्स सी, तो सेल्स कितना आता है? इट इज़ अगर ऐसा होता तो सेल्स होती ₹1750। तो ये फर्स्ट में जो दूसरा सब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो हमने अभी कर लिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन अभी सी अप्रैल के बारे में हो गया, अभी उनका क्वेश्चन है मई मंथ के बारे में। ड्यू टू ग्रेट डिमांड and short supply, the store has increased the price of each type by ₹5 from May 1, 2020. सी देखो, पहले कीमत क्या थी? अगर आप ध्यान दें तो अप्रैल मंथ में इसकी कीमत थी ₹15 और इसकी कीमत थी ₹20। मई मंथ में उन्होंने प्राइजेस बढ़ा दी, दोनों का 5 रुपीज़ बढ़ा दिया है। तो ये वाला जो मास्क है उसकी कीमत हो गई 20 और इसकी हो गई 25। इन द मंथ ऑफ May 2020 द स्टोर सोल्ड 310 मास्क। जैसे यहाँ पर हमको बोला गया था कि टोटल मिला के 100 मास्क सेल किए हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि टोटल मिला के 310 मास्क जो है वो सेल हुए हैं। और यहाँ पर भी जो टोटल सेल्स है वो दी गई है, दैट इज़ ₹6875। जैसे हमने पहले किया वैसे ही यहाँ पर करेंगे। आई विल अज्यूम दैट द नंबर ऑफ मास सोल्ड ऑफ टाइप ए बी एक्स। तो टोटल मास तो मुझे पता है 310 बिके हैं, सो 310 में से x को माइनस करेंगे। हर एक मास की कीमत भी पता है, तो वी कैन अगेन फ्रेम द इक्वेशन हियर दैट 20 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 310 माइनस x, और टोटल सेल्स कितनी हुई है? 6875। ये A टाइप के मास्क की सेल है, ये B टाइप के मास्क की सेल्स है, दोनों मिलके 6875। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 25 इंटू 31 it's 7750 minus 25x
20x माइनस 25x, ये हो गया माइनस 5x, 6875 माइनस 7750, it is 875. 875 by 5, it is 175. So x is equal to 175. यानी कि जो A टाइप के मास्क हैं वो टोटल कितने सेल हुए? 175, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो हम यहाँ लिख देंगे 310 माइनस 175, 135. सो 135 इसके बिके हैं एंड 175 इसके. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 में यही फाइंड करना था कि दोनों के कितने मार्क्स बिके, वो हमने फाइंड कर लिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट % of marks of each type sale was increased in the month of May compared with the sale of month April. यहाँ पर हमको इन दोनों को कंपेयर करना है, 70 और 175 को, 30 और 135 को. वो पूछ रहे कितना % से सेल इंक्रीज हुई है. तो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कि अप्रैल में, मैं कुछ इजी नंबर्स अभी ले रही हूँ, अप्रैल में 50 था, ओके, एंड मई में सेल हुई 75 की फॉर एग्जांपल. तो कितना बढ़ गया? 25. तो जो एग्जैक्ट इंक्रीज हुई है वो हमको लिखना रहता है ऊपर, इंक्रीज अपॉन द ओल्डर वन. अप्रैल और मई में ओल्डर वन क्या है? अप्रैल का, वो नीचे आता है, मल्टीप्लाई बाय 100. ये हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंक्रीज का, ओके, कि जितना डिफरेंस है पहले वो लिखो और प्रीवियस वन यानी ओल्डर वाला जो डेटा है वो मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पर हमको परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है 70 और 175 का. सो परसेंटेज इंक्रीज इन अप्रैल मास्क A, not April, percentage increase mask A. मास्क A का क्या हुआ है? पहले दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, 70 और 175 का, इट इज़ 105. 105 से बड़ा है, अपॉन 70 मल्टीप्लाई बाय 100. इसे सिंप्लीफाई करना है, 150% से मास्क A का सेल बढ़ा है. नाउ अभी मास्क B का भी हम परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करेंगे. परसेंटेज इंक्रीज मास्क B. सो मास्क B पहले 30 बिका था अप्रैल में, देन मई में 135. सो डिफरेंस कितना है? 105 का. ओल्डर वन 30 यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100. इसे कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. सो 350%, यानी कि मास्क B का जो सेल है वो 350% से बढ़ गया. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बोलनी है कि मैंने हैंड पिक किए थे ये 14 क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डाले हैं. हो सकता है कि कुछ और सम्स हो जो मैंने वीडियो में नहीं डाले बट आपके डाउट हैं. तो अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट्स में आप उसे ज़रूर लिखिए. और अगर हमारे क्लासेस के ही स्टूडेंट्स हैं और अगर अपना नाम आप लिख देते हो साथ में, तो मैं आपको क्लास में वो सब सॉल्व करवा दूँगी. थैंक यू सो मच.